काउंसिल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्लास में हम लोग करंट की क्लास कर रहे थे। जीएस की क्लास तो चल ही रही है और करंट की हम लोग एक डेली क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में आज करंट की क्लास होनी थी, लेकिन उसमें मुझे लगा कि जो आप भारत देश में G20 का सम्मेलन हुआ था, G20 का नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने देखा कि भारत में होने के कारण उसकी महत्ता और बढ़ गई है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि G20 पर एक पूरी क्लास ली जाए। हालांकि बहुत पॉइंट तो इस पे नहीं होते हैं, लेकिन भारत में होने की वजह से इसकी संभावना ज़्यादा है कि इस पे प्रश्न ज़्यादा गहराई से बनेंगे और कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, स्तरीय प्रश्न बनेंगे, कुछ हल्के भी प्रश्न बनेंगे। इसलिए G20 की एक पूरी क्लास हम लोग लेंगे। उसके जो लाभ हैं, जो उसको कराने से भारत को फ़ायदा हुआ है, उसके जो कार्यक्रम हैं, वो सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सीधे आते हैं क्लास पे। आइए देखते हैं हम लोग G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 का, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत में तो हुआ ही है, नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा है? 2023 में हुआ है G20 का। और इसको हम लोग शुरू से देखते हैं, थोड़ी सी एक इसकी गहराई में जा कर के इसकी एक रूपरेखा देखते हैं। इसका जन्म कहाँ से हुआ, किन परिस्थितियों में कैसे हुआ है। तो इसकी स्थापना हम लोग देख रहे हैं कि 26 सितंबर 1999 G20 जो शिखर सम्मेलन होता है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है। इनमें देशों की संख्या, जैसा कि G20 से ही स्पष्ट हो रहा है कि देशों की संख्या इसमें 20 है। कितनी संख्या है? ये यहाँ पर 20, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्या है? 20। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनमें देशों की संख्या है कौन कौन सा। प्रश्न यहाँ सीधे बनता है कि कौन कौन से देश हैं, कौन से देश नहीं हैं और उनकी संख्या कितनी है। संख्या तो हम लोग जान ही गए हैं कि 20 होगी संख्या, और उनमें देश कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। एक एक पढ़ के हम लोग जान लेते हैं ताकि दिमाग में वो बन जाए। जब क्लास होती है, सामने दिखता है और बार बार वो बताया जाता है, तो हम लोगों के दिमाग में उसकी एक रूपरेखा बन जाती है। जब विकल्प मिलते हैं तब उसमें से हम लोग आसानी से उसको छांट पाते हैं। देखते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, तुर्की, और 20वां जो देश है वो EU है। वो कोई देश नहीं है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ ये देश नहीं है, बल्कि इसमें 27 देशों का एक समूह है। कितने देश हैं? थोड़ा सा EU के बारे में भी हम लोग जान लें इसी के साथ में, शार्ट में, कि जो यूरोपीय संघ है इस 27 देशों का एक समूह है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक स्थान पर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। 27 देश इसमें सदस्य हैं, किसमें? यूरोपीय यूनियन में। और इस प्रकार से कुल 19 देश G20 में हैं। 20वां जो देश है, 20वां जो स्थान है वो यूरोपीय संघ का है, जिसमें देशों की संख्या 27 में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए हमको ये जानना अति आवश्यक है, ठीक है। ये हो गई इनकी देशों की संख्या। ये स्थापना 1999 G20 की स्थापना हुई, भारत की नई दिल्ली में हो रहा है। ये 2023 में हो ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। एक जानकारी ये देख लें कि जो G20 का G20 वाला बना हुआ है, G20 में वो जो है देशों, जो G7 है, यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई है, वो जो G7 के जो देश हैं उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। मतलब G7 के पूरे देश इसमें शामिल हैं, उसमें और देशों को जोड़ करके ये बना दिया गया है। G7 इसके मुख्य स्थायी देश हैं और अन्य 13 को मिला करके ये G20 बन गया है, ठीक। ये जानकारी हो गई हम लोगों को। एक ये देख लेते हैं, जो वर्तमान में जो सम्मेलन चला है, जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें आमंत्रित देश कितने थे? उनकी संख्या 9 है। अस्थायी आमंत्रित देश स्पेन है। अब आते हैं इसके लोगों पे। एक हमने लोगो बनाने की कोशिश की है। ये लोगो है कि जो शिखर सम्मेलन अपने देश में हुआ है भारत में G20 का 18वां,
उसमें जो उसका लोगो क्या है, लोगो है ये पृथ्वी बनी हुई है, ये यहाँ पर पृथ्वी है और नीचे ये कमल का फूल है। पृथ्वी बनी है, नीचे कमल का फूल है। एक जानकारी ऐसे दिमाग में रखें कि कमल का फूल है और पृथ्वी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो लोगो हो गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है थीम का, कि किसी भी जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं, जो भी आयोजन होते हैं, उसका लोगो क्या था, उसकी मुख्य रूप से थीम क्या है। तो थीम इसमें हम लोगों ने देखा, थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। इसमें हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम है, उसका हिंदी और इंग्लिश में रूपांतरण करके उसका अनुवाद करके किया गया। क्या किया गया? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम थीम रखी गई, लेकिन उसका हिंदी में रूपांतरण करके एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किया गया, जिसका इंग्लिश में रूपांतरण होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक श्लोक है, एक सूक्ति है। ये महाउपनिषद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाउपनिषद से। बहुत महत्वपूर्ण तो ये नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। हम लोग इसको जानते रहें कि ये कहाँ से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की जो सूक्ति है वो महाउपनिषद से ली गई है। थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये एक मोटी मोटी रूपरेखा हो गई 2023 में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत में, उसकी रूपरेखा हो गई। देशों की संख्या, G20 की स्थापना कहाँ हुआ? 18वां है ये क्रम में। अगर हम इसको याद करें तो ये 18वां है। इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर पूरे विश्व की जीडीपी देखें, पूरे विश्व की जीडीपी में G20 देशों का परसेंटेज 85% है। 85% इनकी हिस्सेदारी है G20 देशों की पूरे विश्व के जीडीपी में। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या पूरे विश्व में 2/3 है। जितनी जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा G20 देशों से आच्छादित है। बाकी 1/3 G20 के अलावा जो भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं विश्व में, 180 देशों में 1/3 जनसंख्या निवास करती है, 2/3 इनमें निवास करती है। एक जानकारी इसमें और हम लोग साझा कर लेते हैं कि इस बार का जो सम्मेलन हुआ है उसमें अफ्रीका यूनियन को भी आमंत्रित किया गया था। अफ्रीका यूनियन को आमंत्रित किया गया था और यह स्पष्ट हो गया है कि G20 अब G20 नहीं रहेगा, अब वो G20 बन जाएगा, G21 हो जाएगा। G21 का मतलब कि अफ्रीका यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। अफ्रीका यूनियन जो 55 देशों का समूह है, जैसे यहाँ देखें, जैसे ये यूरोपीय यूनियन है, ये 27 देशों का समूह है, वैसे ही अफ्रीका यूनियन 55 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 55 देशों का समूह है। इसी के साथ में इसका भी मुख्यालय देख लें हम लोग। अफ्रीका यूनियन का मुख्यालय आदिस अबाबा इथियोपिया में है। कहाँ है? आदिस अबाबा इथियोपिया में। तो ये अफ्रीका यूनियन हो गया। मुख्य बात इसमें जानने की ये है कि इसको 21वां अस्थायी सदस्य घोषित कर दिया गया है। G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा। अफ्रीका यूनियन को भी उसको अस्थायी सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ये हो गया स्पष्ट। इसमें एक शब्दावली है ट्रोइका की। जो भी G20 शिखर सम्मेलन होते हैं उनमें एक ट्रोइका शब्दावली है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अक्सर अखबारों में भी थोड़ा बहुत रहता है, पत्र पत्रिकाओं में जहां विस्तार से होता है उसमें आता है, और एग्ज़ाम परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ट्रोइका के बारे में पूछा जाता है कि ट्रोइका है क्या, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसमें होता है, उसका योगदान क्या है। तो यहाँ पर एक हमने चित्र बनाया है, त्रिभुजाकार चित्र बना हुआ है, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। ये है ट्रोइका। यहाँ पर ये एक इंडिया, यहाँ पर हमने लिखा है इंडोनेशिया, यहाँ पर लिखा है ब्राज़ील। इसका कारण जान लें क्या है। ट्रोइका एक समूह है कि जहाँ पर 3 देशों का समूह होता है। 3 देश कौन से? ऐसा देश जहाँ पर वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद दूसरा देश जहाँ पर आयोजन किया जा चुका है, और तीसरा देश जहाँ पर आयोजन आगामी वर्षों में होना है। जैसे यहाँ देखते हैं 17वां 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 18वां 2023 इंडिया में हो रहा है, 19वां 2024 ब्राज़ील में होगा।
ये तीनों देशों की स्थिति है। ये 3 देशों का समूह होता है। इन देशों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? एजेंडा बनाने की, कि तीनों देश मिल करके एजेंडा बनाएं, कौन सी रूपरेखा होगी, किस मुद्दों पर बातचीत होगी, कौन सी वर्तमान परिदृश्य में क्या चीज़ें चल रही हैं, उन पे एजेंडा का निर्माण करने का काम ये 3 देश मिल करके करेंगे। उनको ट्रोइका कहा गया। क्या कहा गया? ट्रोइका कहा गया। ये 3 देश मिल करके एजेंडा, रूपरेखा, जो भी किस एजेंडे पर पूरा कार्यक्रम चलेगा, ये बनाने का काम किसका है? इन तीनों देशों का है, ट्रोइका का। अब तीनों देशों की जो स्थिति है कि किस लिए लिया गया है, एजेंडा सही से बन भी पाएगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हो चुका है कैसा आयोजन रहा, क्या चीज़ें रह गई, कौन से एजेंडे का कितना पालन हुआ, कौन सी बातें रह गई, जिस देश में हो चुका है वह रहेगा, तो सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। जहाँ पर होना है उसको तो शामिल करना ज़रूरी ही है, इसलिए इसको शामिल किया गया। और उसके बाद जहाँ पर अब आगामी में होगा, अब ये तो संपन्न हो चुका है, इसके बाद जो अगला होगा उसको भी शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो बातें यहाँ नहीं हो पाई हैं या किन आकांक्षाओं को वहाँ पूरा करना है उसको भी शामिल किया जाना है। तो ये एक मोटी मोटी रूपरेखा हो गई ट्रोइका के बारे में। एक संक्षिप्त में जान लें, 3 देश होंगे जहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है पिछली बार वो होंगे, जहाँ पर हो रहा है वो होंगे, और आगामी जहाँ प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन वो देश होगा। 3 देश होंगे ट्रोइका में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि हाँ, शेरपा एक शब्दावली होती है कि जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन होते हैं वहाँ हर एक देश शेरपा नियुक्त करता है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के शेरपा अभिकांत दास जी हैं। जो सम्मेलन हुआ अपने यहाँ उसके शेरपा कौन हैं? अभिकांत दास। थोड़ा सा जान लेते हैं शेरपा के बारे में। हालांकि परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण तो ये नहीं है कि शेरपा है क्या, अगर पूछा भी जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि शेरपा कौन थे, तो शेरपा अभिकांत दास थे। हमारी जानकारी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से पूरी हो गई है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लें कि शेरपा है क्या। शेरपा जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, शेरपा तेंजिंग नोरगे शेरपा, ऐसे आपने सुना होगा। जो पर्वतारोही रहे हैं उसमें आपको शेरपा के बारे में संदर्भ में जानकारी मिली होगी। तो उस नाम से ही स्पष्ट है कि ये तिब्बत या नेपाली मूल भाषा का शब्द है। क्या? शेरपा। शेरपा उसको कहते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतीय स्थलों पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनको जो गाइड करते हैं नेपाल में, तिब्बत में, किसी भी पर्वतीय स्थान पे, मूल भाषा नेपाल का है, तो वहाँ जो गाइड करते हैं पर्वतारोहियों को, उनको शेरपा कहा जाता है। वही कमोबेश स्थिति इनकी यहाँ भी है। जो भी कार्यक्रम यहाँ चलता है उसको ये गाइड करते हैं, क्योंकि ये एक वरिष्ठ IAS होते हैं, वरिष्ठ राजनयिक होते हैं, इनको अनुभव होता है प्रत्येक कार्यक्रम का, राजनैतिक कार्यक्रमों का, वित्तीय कार्यक्रमों में, और एक देश से दूसरे देशों के संबंध के बारे में इनको जानकारी होती है, इसलिए इनका चुनाव किया जाता है। अभिकांत दास जी शेरपा हैं। शेरपा का मुख्य काम क्या है? जैसे कोई भी समिट होती है, कोई भी शिखर सम्मेलन होता है, तो वो 2 ट्रैक पे चलता है। एक वित्तीय फाइनेंशियल मामले पे चलता है और दूसरा राजनैतिक मामले पे चलता है। जैसे वहाँ पर 2 प्रकार की बातें होंगी। 2 ट्रैक का मतलब है कि 2 प्रकार की बातें होंगी। एक राजनैतिक मुद्दों पे बातें होंगी और दूसरा किस पे होंगी? फाइनेंशियल या वित्तीय मामलों पर। अगर वित्तीय मामलों पे बातें हो रही हैं तो वो जो है उसको संभालने का, उसको गाइड करने का काम वित्त मंत्री का है, और वित्त मंत्री के साथ गवर्नर उनकी मदद करेंगे। किसी देश में हो रहा है, जैसे हमारे देश में हुआ, तो जो वित्तीय मामलों का ट्रैक है उस पर वित्त मंत्री और गवर्नर, ये दोनों लोग मिलकर के उनकी सारी बातों को रखेंगे, समझेंगे, बताएंगे। और जो राजनैतिक मामले हैं किसी देश का, वो शेरपा करेगा। उस पर सारी बातें, उस पर सारी गाइडलाइन, जो भी तर्क रखना है दूसरे देश के राजनयिकों से, दूसरे देश के बड़े नेताओं से, मुखिया से, जो भी संपर्क करने का कार्यक्रम है वो शेरपा करेगा राजनीतिक मामलों में। तो ये शेरपा के बारे में जानकारी हो गई। तो इस प्रकार से एक हमारी G20 के बारे में एक सामान्य तौर पे एक हमको परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो जानना था वो हमने जान लिया है। व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, लेक्चर इसके बहुत बड़े बड़े दिए जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सीधे एग्ज़ाम के टॉपिक से जो जानना है, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से जो समझना है, वो हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग समझ चुके हैं। एक संक्षिप्त जानकारी, थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन हम लोग कर लेते हैं। 99 में स्थापना हुई इसकी, 20 देशों का समूह है, भारत में हुआ है, नई दिल्ली,
और ये जो इसका लोगो है वो कमल का फूल पे पृथ्वी लगी हुई, ये लोगो हो गया। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये इसकी थीम हो गई। ट्रोइका के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। 20वां सदस्य इसका कोई देश ना हो करके यूरोपीय यूनियन है। इसी सम्मेलन में, भारत की इस नई दिल्ली वाले शिखर सम्मेलन में, अफ्रीका यूनियन को 21वां सदस्य के रूप में इसको मान्यता दी गई। और एक अस्थाई अतिथि देश के बारे में बात करें तो स्पेन प्रत्येक जगह एक अस्थाई अतिथि देश होता है। तो करीब करीब हम लोगों ने G20 के बारे में सारी जानकारी कर ली है, जो भी एग्ज़ाम परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, किस कारण से हम लोग इसकी एक अलग क्लास ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, तभी बात कुछ बेहतर बन पाएगी। इसके आयोजन की सारी परीक्षा के संबंधित जानकारी हो गई हमारी। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका लाभ क्या है। इतना बड़ा आयोजन कराया गया, इसका लाभ क्या है, किस लिए हम लोग इतना करवा रहे हैं। एक जो अपुष्ट खबरों से जानकारी मिली है कि इसका कराने का बजट 600 करोड़ था। फिर कहीं से पता चल रहा है कि 900 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन अल्टीमेटली खर्च कितना हो गया, 2500 करोड़ हो गया है। कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब उसमें कितना सही कितना गलत, लेकिन एक अच्छा भारी भरकम बजट ज़रूर होगा। भारत जैसे देश के लिए ये इतना बजट खर्च करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसके कुछ निहितार्थ होंगे, उसको हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कराने से इसका लाभ क्या हम लोगों को मिल रहा है वो हम लोग जानते हैं। ये मैंने लिख रखा है, कुछ बिंदु कुछ हमने लिखे हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लाभ इसका क्या है। कि सबसे पहले बड़े आयोजन का हम लोग अगर व्यक्तिगत जीवन में भी हमने देखा है कि अगर हम लोग बड़ा आयोजन कहीं कराते हैं, सफलतापूर्वक अगर उसको करा ले जाते हैं, तो उसमें हम लोगों का कद बढ़ जाता है। यही बात भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू है कि बड़ा आयोजन कराने की क्षमता दिखेगी इससे। उसने सक्सेसफुली इस सम्मेलन को करवा लिया है, तो इससे उसकी एक क्षमता दिख रही है कि बड़ा आयोजन भारत जैसा देश करवा सकता है। अब आप समझिए इस बात को कि इतने राष्ट्रपति, इतने देश के राजनयिक यहाँ पर आए, बिना किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हुए एकदम सक्सेसफुली ये आराम से एकदम निपट गया है। पूरा विश्व इस चीज़ को टकटकी लगाए देखता है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। अब इतने बड़े आयोजन को वो सफलतापूर्वक कराने में एकदम सक्षम है। इससे भारत की साख बढ़ रही है, विश्व में इसका कद बढ़ा है। और जो हमारी मुख्य मांग जो रहती है, 2 समस्याएं हमारे लिए पूरे दुनिया में हैं। एक तो समस्या नहीं है, एक ये है कि हम लोगों को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता चाहिए। कहाँ चाहिए? हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता चाहिए। अगर अस्थायी सदस्यता चाहिए तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम उस काबिल हो गए हैं। ये तो हमको दिखाना पड़ेगा, हमारी अंदरूनी स्थिति क्या कैसे है वो उससे बहुत मतलब नहीं है। वो अंदरूनी स्थिति से भी मतलब तो है ही है, लेकिन इतना मतलब नहीं है। लेकिन जितना हमको बाहर दिखाना है कि हम लोगों की स्थिति काफ़ी मजबूत है, बड़े बड़े आयोजन हम करा सकते हैं। एक तो ये कारण हो गया कि बड़े आयोजन करवा करके हम अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि अस्थायी सदस्यता हमको दी जानी चाहिए। दूसरा है कि बड़ा आयोजन कराने से विश्व में हमारा एक कद ऊंचा हो जाता है कि बड़े बड़े आयोजन करवा करके उसमें एक हमारी स्थिति मजबूत हो जाती है। दूसरी है चीन वाली स्थिति। चीन के लिए चीन हमारे लिए समस्या बनता रहता है। उसके लिए भी हमको पूरे विश्व में उसके खिलाफ या फिर हमारी स्थिति सबकी नज़र में मजबूत हो, ये हमको दिखाना है। तो ये चीज़ हमको दिखाना है कि चीन की जो समस्या होती है, चीन अस्थायी सदस्य है तो हम उसके समकक्ष हैं, उससे कहीं कमतर नहीं हैं। इसलिए भी हमको ऐसे आयोजन करवाने चाहिए। एक जैसे मान लीजिए अभी हमको ओलंपिक की दावेदारी चाहिए, तो अगर इतना बड़ा आयोजन हम सक्सेसफुली करवा लेते हैं तभी लगेगा ओलंपिक एसोसिएशन को या ओलंपिक संघ जो है या विश्व के जो भी बड़े देश हैं जो इनके कर्ता धर्ता हैं आयोजनों के, उनको लगेगा कि हाँ भारत को दिया जाना चाहिए। हमारी मेज़बानी की दावेदारी ऐसे आयोजन कराने से मजबूत होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि मध्यस्थता की स्थिति, अगर ऐसे आयोजन होंगे, इनको सक्सेसफुली हम लोग करवा लेंगे तो विश्व में जो भी देश हैं उनमें मध्यस्थता की स्थिति हमारी मजबूत हो जाएगी। अन्य देशों को लगेगा कि ये भी एक बड़ा देश है, सक्षम देश है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे इनकी स्थिति मजबूत है, इनको मध्यस्थ बनाया जा सकता है और हमारी बातों को लोग सुनेंगे। ये एक कारण हो जाता है मध्यस्थता की स्थिति को लेकर के। और चीन को टक्कर देने का मूल मामला ये आता है कि पूरा देश, पूरे जितने विश्व के देश हैं, आर्थिक तौर पे एक बड़े मार्केट के रूप में हमको देखें यहाँ पर।
हमारी जो भूमिका है, हमको एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है केवल उपभोक्ता के मामले में। उपभोक्ता के मामले में ना हो करके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी भागीदारी हो, तब हम जाकर के चीन को कहीं टक्कर दे पाएंगे। इस मामले में भी हमको ऐसे बड़े आयोजन कराने की आवश्यकता होती है और हमको ऐसे आयोजन करवाते रहने पड़ेंगे। तो यह केवल इतना नहीं है कि ये केवल शाह खर्ची का मामला है। तो ये सारी बातें हैं, ये लाभ के संदर्भ में हमने ये बातें की। तो इस प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सारे बिंदुओं को समझ गए होंगे। थोड़ा सा भारत में G20 सम्मेलन हुआ है, आयोजित हुआ है, इसलिए इसकी एक ज़रूरत पड़ी कि एक इस पर बड़ा लेक्चर किया जाए। तो इसलिए ये सारी जानकारी हम लोगों ने परीक्षा के संदर्भ में एक थोड़ा सैद्धांतिक तौर पे कि आखिर इतना बड़ा आयोजन कराने का हमको फ़ायदा क्या मिला। केवल पैसा खर्च करके इतनी अव्यवस्थाएं, इतना सारा सब कुछ तामझाम किया गया, उसका कुछ फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। तो वो फ़ायदे के नाम पे हमने ये 4-5 बिंदुओं पे चर्चा की है। एक ये हो गया, और एक देख लेते हैं, इस पे एक थोड़ा सा विवाद हो गया था, उसको भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। विवाद क्या था कि जब ये निमंत्रण भेजे गए, जैसे कि जो भी महत्वपूर्ण गणमान्य लोग हैं, जो भी देश हैं, जो भी गणराज्य हैं, जो भी इस दुनिया के देश हैं, उनके राजनयिकों को, उनके मुखिया को भारत की तरफ से निमंत्रण भेजा गया। तो जो निमंत्रण भेजा गया, जो भी इनविटेशन भेजा गया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भेजा जाता है कि लोग आएँ और इनको इनवाइट किया गया, वो आमंत्रित हैं। तो वो इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम का ना हो करके क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिस भारत की बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, उसकी शुरुआत सैद्धांतिक तौर पे लिखित रूप में, कहीं मौखिक तौर पे नहीं, लिखित रूप में पहली बार इस G20 शिखर सम्मेलन में हुआ कि कार्ड पे लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसी भारत को लिखने से भूचाल आ गया है। इसी पे तमाम चर्चा परिचर्चा हुई कि नाम बदलने की श्रृंखला में इसका भी नाम बदला जा रहा है। यह असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, यहाँ की भावना के खिलाफ है, जो संविधान में निर्माण किया गया उसके खिलाफ है। इंडिया था तो क्या बुरा था। एक दृश्य आपने देखा होगा, जहाँ मोदी जी बैठे थे जिस जगह पर, वहाँ भी उनके स्थान पे इंडिया ना लिख करके भारत लिखा हुआ था। एक दो बातें हुई। तो इस प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर, इसके नाम से कार्ड जाने से एक विवाद खड़ा हो गया। इस पे एक बहुत बड़ी चर्चा परिचर्चा भारत पे हो रही है। इसको आप लोगों ने देखा होगा, इस पे चर्चा होनी भी चाहिए और मेरे समझ से भारत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भारत होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक जो इस पे थोड़ा सा विवाद वाला पॉइंट था उसको भी हमने क्लियर कर लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत पे जो विवाद हुआ था। और बाकी रही बात भारत हो कि इंडिया हो, इस पे एक विशद चर्चा हम लोग अगले वीडियो में, किसी एक वीडियो में, अगले नहीं कहेंगे, किसी एक वीडियो में हम लोग ज़रूर करेंगे। आप लोग अपने स्तर से इसकी जानकारी ज़रूर इकट्ठा करिए, इसके बारे में आप चर्चा करिए। या एक भारत की अस्मिता गौरव से जुड़ा हुआ मामला है, या केवल विवाद चर्चा का विषय नहीं है, हमारे गौरव से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे हम लोगों को बहुत गहराई तक जानना है और जानना भी चाहिए और गहराई तक जाना भी है। तो ये सारी बातें हैं। तो भारत और इंडिया वाले को लेकर के मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उस पे हम लोग सारे ऐतिहासिक जो बिंदु हैं, ऋग्वैदिक काल के, वैदिक काल के जो साक्ष्य हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा और वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की, इंडिया कहाँ से आया, हिंदुस्तान कहाँ से आया और संविधान क्या कहता है इस बारे में, इन सब बारे में हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन ये अगले वीडियो में है। तो ये वीडियो में आपने G20 के बारे में जनरल नॉलेज और करंट के परिप्रेक्ष्य से सारे प्रश्न देखे हैं। यकीन मानिए कि इस G20 से भारत में आयोजित होने के कारण इससे हर एक परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न जरूर होंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि ये इसका आयोजन जो भारत में हुआ है और इसमें तमाम प्रकार की चर्चा परिचर्चा की गई, नया देश जोड़ा गया, इन सब बातों को लेकर के एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इस तरीके से मेरा आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग इस पे चर्चा करें, इसको देखें, इसको शेयर करें और जो भी कमियां हो, जो भी सुझाव हो, क्या इसमें और अच्छा किया जा सकता है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ठीक लगा तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहीं पर। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। करंट की क्लास तो रेगुलर आती रहती है और जीएस की क्लासेस भी चलती रहेंगी। अब हम लोग इसके बाद एक हिंदी की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का सुझाव, आपकी राय बनती है तो हिंदी की क्लास हम लोग जल्दी करेंगे।
तो ठीक है, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।